आप सभी साथियों को नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है, आशा इस बात की है कि आप अपने स्थान पे बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न होंगे। साथियों, आज हम जिस संदर्भ में बातचीत करेंगे वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 और आरटी 2009 के संदर्भ में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार इसके अंतर्गत शिक्षा, बच्चों और विद्यालय के प्रति एक क्या नजरिया प्रस्तुत किया गया है। जहाँ आपने देखा, पिछली अध्याय में बातचीत हमने की थी कि आरटी 2009 में विभिन्न प्रावधानों के तहत कुछ किस प्रकार से हमारा विद्यालय होगा, किस प्रकार से हमारे बच्चों को आनंददायी गुणात्मक पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए। इसके साथ साथ जो एनसीएफ में कुछ राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में कुछ जो बातें की गई, उन दोनों में आपस में किस प्रकार का एक संबंध है, एक दोनों एक साथ आगे बढ़ती हैं, और इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। कहते हैं, जैसे हमने बातचीत की थी आरटी 2009 के संदर्भ में कि इसमें कुल 7 अध्याय हैं, 38 उपखंड हैं, अलग अलग धाराओं में जिनमें बातचीत की गई है, विभिन्न धाराओं में अपनी बात कानून के रूप से प्रस्तुत किया गया, धाराओं के रूप में। इसी प्रकार, और ये भी बातचीत की थी कि देखने की कोशिश की गई थी कि किस प्रकार एक दशकों से विभिन्न शिक्षाविदों जो उस समय थे, उनकी एक अथक मेहनत, अथक प्रयासों, एक सकारात्मक सोच की वजह से आज आरटी 2009 हमारे सामने एक मौलिक अधिकार के रूप में हमारे बच्चों के पास है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो एनसीएफ 2009 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जब हमारे सामने प्रस्तुत है, वो भी एक अलग अलग सिनेरियो में देखें, अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, तो विभिन्न शिक्षाविदों द्वारा इसमें भी प्रयास करके आवश्यकताओं को ध्यान में रख के अलग अलग, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो सामाजिक और आर्थिक जो विविधता है, उसके आधार पे एक व्यापक जो करिकुलम को डिजाइन किया गया, किस प्रकार की आवश्यकता है, उनको संज्ञान में रख के जब हमारा शिक्षा अधिकार को मूल अधिकार रूप में हमें दे दिया, कानून के रूप में उसको न्यायालय द्वारा बताया दिया गया कि नहीं भाई, जीवन जीने का अधिकार हमें मिला हुआ है, तो वास्तव में शिक्षा का हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका भी अधिकार होना चाहिए। फिर इसी संदर्भ में लगातार पहले से जो शिक्षा समितियां, कमेटियां बन रही थी, 2004 में प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में विभिन्न 21 तरह के फोकस समूह बनाए गए और एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न स्तर पे एक पाठचर्या का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो आगे चल के हमारे पास राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में है। साथियों, इस राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत बातचीत करें हम, तो यहाँ पे जिसकी शुरुआत हुई वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सभ्यता एवं प्रगति करके एक आलेख था, उसे कुछ अंश से शुरुआत हुई, और उसमें एक किस्से को भी बताया गया, उसको मैं आपसे बताना चाहूंगा कि एक जैसे किसी बच्चे को, कोई आपस में बच्चे खेल रहे हैं और किसी एक बच्चे को एक खिलौना मिल जाता है जो रंगीन होता है, आकर्षक होता है, और वो बच्चा देख के बड़ा ही उसको अट्रैक्ट होता है कि अरे ये इतना अच्छा खिलौना, वो अपने दोस्तों के साथ छोड़ देता है और उस खिलौनों की ओर बढ़ जाता है, खिलौनों से खेलने लगता है। लेकिन खिलौना कुछ देर उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने दोस्तों की याद आने लगती है। धीरे धीरे अगर बातचीत करें तो उसमें बच्चों को धीरे धीरे इसकी रुचि खिलौने से कम होने लगती है। फिर बच्चों को देखता है कि हमने, मेरे बच्चों को अपने दोस्तों का साथ, मेरे साथियों का साथ तो मैंने छोड़ दिया, अब मैं कैसे उनके साथ खेलूं। तो वो जो क्षणिक, उसको जो भौतिक रूप से आनंद मिला, लेकिन कहीं उसने अपनी ऊर्जा जहाँ उसकी लग सकती थी और चीजों को, अपनी सारी खुशियां बच्चों साथियों से मिल सकती थी, वो उसने कहीं छोड़ी। इस प्रकार का कुछ एक अंश था, उससे शुरुआत की। जिस प्रकार से आरटी 2009 में विभिन्न तरह के अध्यायों में बातचीत की गई, इसी के परिपेक्ष में एनसीएफ की बातचीत करें तो एनसीएफ जो हमारा जिस हिसाब से शुरुआत में अपनी बात कहता है, तो अपना दस्तावेज, अपना प्रारूप जिस प्रकार से हमें प्रस्तुत करता है, तो उसकी बुनियाद जो प्रस्तुत करता है, सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होकर कि किस प्रकार धर्मनिरपेक्ष क्षमता मूलक समाज को आदर्श मानते हुए हम अपने शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो एक व्यापक रूप से एक माना गया
कि वास्तव में अगर हम अपने संपूर्ण भारतीय बच्चों समाज को जिस प्रकार से देखना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले है कि हमें जो हमारी विविधता है अर्थात जिसको हम अपने अक्सर चीजों को आलेख में कहीं भी इससे मतलब एक गौरवान्वित होकर बात करते हैं कि विविधता में एकता। तो सबसे पहले ये कहा कि जो भी हमारे संवैधानिक मूल्य बनाए गए हैं, उस मूल्यों के प्रति हमारी वचनबद्धता होनी चाहिए, हमारी कटिबद्धता होनी चाहिए कि हम उन मूल्यों को स्वीकारें, उन मूल्यों को अपनी हम खाली लेखनी में नहीं, अपने अंतरात्मा से इसकी स्वीकारता करें। इसके साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक और अन्य आवश्यकताओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता हमारे कार्यों में, हमारे द्वारा जो भी हम सृजन कर रहे हैं, उस सृजन में हमें वो चीजें दिखनी चाहिए। इसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रक्रिया में रूप में हमारी एक समान रूप से भागीदारी है। अगर इस पूरे बात के निचोड़ के रूप में सामने रखें इस बात को, तो कहीं ना कहीं इस चीज में ये एक बात कही जाती है कि अगर हम एक समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हम स्वयं के लिए एक उपयोगी तो हों या स्वयं के लिए उत्पादक के रूप में हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भूमिका हमारे समाज के लिए है। जितनी भूमिका हमारे परिवार के लिए है, उतनी ही भूमिका हमारी समाज के लिए है। अगर हम समाज अपने परिवार के लिए उपयोगी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा कर्तव्य है कि हम अपने समाज, अपने देश के लिए भी उपयोगी व उत्पादक के रूप में काम कर सकें। जितना हम उनसे, अपने देश, अपने समाज से ले रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश को भी उससे ज्यादा कहीं बढ़कर उनको हम एक दिशा दे सकें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरित कर सकें। ये हमारे अंदर होना चाहिए। साथियों, अगर बातचीत करें, जैसे हमने आरटी के अंदर बातचीत की, जैसे 7 अध्याय थे, यहाँ पे भी कुल 5 अध्यायों में बातचीत की गई। एक परिपेक्ष के रूप में पहला अध्याय यहाँ पे था, जिसके अंतर्गत यहाँ पे एक प्रारूप कैसा होगा, इसकी बुनियाद कैसी, किन किन किस सिद्धांतों की होंगी, किस किन सिद्धांतों पे होगी, इसे बातचीत की गई। दूसरा अध्याय सीखना व ज्ञान पे आधारित, जिसके अंतर्गत बच्चों को क्या सीखना चाहिए, उनकी उनकी क्षमता के अनुसार, जो जिस प्रकार से बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, उस प्रकार से उनका पाठ्यक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए, उनमें क्रमबद्धता क्या होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अध्याय 3 के अंतर्गत पाठचर्या के क्षेत्र और आकलन आकलन की बात की गई। अध्याय 4 के अंतर्गत विद्यालय व कक्षा का वातावरण तथा विद्यालय में जो भौतिक परिवेश हो, कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो अधिगम पूर्ण या का वातावरण हो, वो किस प्रकार से होना चाहिए, इसके अंतर्गत बातचीत की गई। मैं आपका कुछ आरटी के साथ अगर इसको संबंध देखें, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि अध्याय 2 कि सीखना और ज्ञान, जब हम बात कर आरटी में जब बात करते हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य गुणात्मक पूर्व शिक्षा मिलनी चाहिए, वो कहीं इस बात पे इस अध्याय में भी इस तरह की कुछ बात रेखांकित की गई है। पाठचर्या का क्षेत्र व आकलन की जब हम बात करते हैं, जब कहीं हम अपने जो हम जिस तरह बात करते हैं कि पाठ्यक्रम हमारा लचीला हो, अध्याय 5 में जब आरटी के अंतर्गत यह बात की जाती है कि पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूरा किया जाए, या उसकी बच्चे की अनुकूलतम सीमा तक उसका सर्वांगीण विकास हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातों का संवाद एनसीएफ और आरटी दोनों में आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक कि अध्याय 4 की जब हम बात कर रहे हैं, तो विद्यालय और कक्षा कक्ष के वातावरण की बात हो रही है। तो साथियों, जहां हमने अध्याय 4 में आरटी के अंतर्गत यह बात की थी कि किस प्रकार से हमारे शिक्षक हो, उनके प्रति हमारा क्या हो, विद्यालय के प्रति उनकी क्या भूमिका हो, उनका क्या कार्य दायित्व हो, जहाँ अध्याय 4 में बात की थी विद्यालय के या कक्षा कक्ष का परिवेश कैसा हो, उसके संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं यहाँ अध्याय 4 में संक्षेप को बातचीत रखा गया है। अध्याय 5 हमारा व्यवस्थागत सुधार से संबंधित है। अब जो हम बातचीत कर रहे हैं कि एनसीएफ के मूल सिद्धांत के संदर्भ में, इसको जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समझना महत्वपूर्ण है। चाहे हम आरटी की बात कर ले, चाहे एनसीएफ की बात कर ले, या किसी भी आने वाले समय में कोई भी हमारे पास अगर दुनिया चीजें आती हैं, या कोई भी हम किसी भी गतिविधि का, किसी भी पाठ्य योजना का, कोई भी शिक्षण अधिगम से जुड़ी चीज हम का निर्माण करते हैं, तो यह बात हमारे जहन में आती है कि ये चीज वास्तव में एनसीएफ का वास्तव में निचोड़ है, जिसकी जिसकी बुनियाद पे, जिसकी नींव पे पूरा आरटी का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पूरा एनसीएफ का स्ट्रक्चर देख लीजिए, कोई भी आप मॉड्यूल हो, कोई भी आप ट्रेनिंग का कंटेंट हो, आप उसको उठा के देख लीजिए। इस एनसीएफ के प्रिंसिपल के सिद्धांत पे इसकी बुनियाद खड़ी होती है। तो सबसे पहली चीज है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना।
जो भी हम बच्चे के साथ ज्ञान सृजन की बात कर रहे हैं या उदाहरण की हम बात कर रहे हैं, हम अगर उसके परिवेश के उदाहरण को लेकर उससे संवाद करते हैं तो उसको उसमें सीखने में रुचि होती है, उसका जुड़ाव भी उत्पन्न होता है, क्योंकि उसके अगले बिंदु से जुड़ाव भी होता है कि पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। जब हम बच्चे के ज्ञान को जो भी हम अपने कक्षा कक्ष में गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, जब हम अपने उदाहरणों में उसके परिवेश से जुड़े उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों के साथ हम उससे संवाद बच्चे से संवाद करते हैं, तो जाहिर सी बात है उस संवाद उस उदाहरणों में कहीं भी उस बच्चे के अनुभव जुड़े होंगे, बच्चे अपने अनुभव से संवाद कर रहे होंगे, तो कहीं उसे रटना नहीं पड़ेगा। वो अपने संवाद अपने अनुभवों के आधार पे आपसे संवाद करेगा। क्यों? क्योंकि उसका उदाहरण उसके संदर्भ से जुड़ा हुआ है, तभी उसका ज्ञान सृजन भी संभव हो पाएगा। पाठचर्या का इस प्रकार जीवन बनाना जिससे बच्चों को अल्पतम विकास संभव हो। यहाँ जब बच्चों की सीखने की एक प्रवृत्ति अपनी क्षमता होती है और उम्र उम्र वो क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन जहाँ बच्चों में पहले शुरुआत के स्तर पर हम देखें, जितना एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, अगर वो असीमित पहले अगर वो असीमित अवसर बच्चों को नहीं मिला, ज्यादा से ज्यादा विविधतापूर्ण अवसर नहीं मिला, तो शायद जिज्ञासा धीरे धीरे कुंठित होने लगती है, बैठने लगती है। तो यहाँ से आशय है कि हमारी पाठचर्या इस प्रकार से पूरी तरह से समृद्ध हो कि हम बच्चों की उनकी जो क्षमता है, किसी और की हम एक ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं, जो हम अगर बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का मैं मृणाल हूँ, मृणाल की एक अपनी सीमा है। एक्स बच्चा है तो उसकी एक अपनी सीमा है। तो यहाँ पे हम पूर्णतम बच्चे की जो पूर्णतम सीमा है उसकी विकास की बात कर रहे हैं। मूल्यांकन प्रणाली को लचीला बनाया जाए और कक्षा की प्रक्रिया से उनका जुड़ा हो। साथियों, यहाँ एनसीएफ में बातचीत जो संवाद किया गया था परीक्षा को लेकर किया गया था कि परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाए, लेकिन परीक्षा भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन का ही एक हिस्सा है। मूल्यांकन हमारा मौखिक लिखित किसी भी रूप में हो, लेकिन सवाल यहाँ पे है लचीला बनाया जाए। लचीला से ऐसा है कि जो भी हम बच्चों के साथ एक मूल्यांकन के लिए चीजों का, चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित, जो भी हम तरीका अपना रहे हैं, बच्चे उससे इतना ज्यादा घुल मिल चुके हो, उससे ज्यादा परिचित हो चुके हो, उस तरह के जो भी प्रश्न आ रहे हो, प्रश्नों के तरीकों से इतने ज्यादा परिचित हो चुके हो कि उनको उससे भय नहीं हो रहा, उनका तनाव नहीं हो रहा। वो कहीं ना कहीं उनको लगे कि ये मेरी रोज की गतिविधि का हिस्सा है। वो रोज उसका देखते हैं, रोज से खेलते हैं। और हम शिक्षक आकलन उन शीटों उन तरीकों के माध्यम से कर सकें। जो भी हमने हमारी पाठचर्या, हमारी मूल्यांकन तरीके आदि जो भी हम अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो यह सुनिश्चित करते हो कि जो भी हम बच्चे के साथ कार्य कर रहे हैं वो हमारे पर्यावरणीय मूल्यों और राष्ट्रीय महत्वों को उसमें समाहित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे आसपास के बच्चे जो है वो जो भी हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय महत्व हैं, उन चीज को आप साथ में साथ करते हो, स्वीकारते हो। चाहे वो अपने घर पे संवाद कर रहे हो, चाहे विद्यालय में संवाद कर रहे हो, चाहे कहीं बाहर किसी सामाजिक इस क्षेत्र में हो, तो जो भी एक धरोहर के रूप में है उनके सामने चीजें हैं, तो वो समझ सकें कि हमारी ये राष्ट्र की धरोहर है, या हमारी राष्ट्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, या हमारी पर्यावरणीय मूल्यों का हनन हो रहा है। अगर हम कागज की बात कर रहे हैं तो हम कागज भी हम किस प्रकार से हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, बच्चे इस चीज को स्वीकार कर सकें। अगर हमने इस तरह की गतिविधियां, इस तरह के संवाद बच्चों के साथ किया है, तो निस्संदेह वो आता है, वो धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे इसकी स्वीकारता बढ़ती जाती है। आगे हम बातचीत करेंगे कि एनसीएफ 2005 एवं आरटी 2009 के अंतर्गत के अंतर्गत बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा गया है। तो साथ ही यहाँ पे एक चीज जो दोनों दस्तावेज प्रमुख रूप से मानते हैं कि बच्चे में सीखने की एक स्वाभाविक और अंतर्निहित क्षमता होती है, और यह प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या एक बिल्कुल एक लकीर के रूप में कह लें, जिसको स्वीकार के ही हम आगे बढ़ना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति प्रकृति अलग अलग होती है। कई बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ निर्माण करते हैं। जो भी हमने यहाँ पे जो हम जब पहली वाली बिंदु को देखें कि जब हम ये मानते हैं कि सभी बच्चे उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है और उनकी अंतर्निहित क्षमता होती है, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जाहिर सी बात है कि वह अपने संदर्भ में जो भी हम उनके साथ उदाहरण ले रहे हैं,
तो वह अपने हिसाब से अपने ही लिए ज्ञान निर्माण, अर्थ निर्माण अलग अपने संदर्भ में करेंगे, और वह उनका स्वतः का निर्मित ज्ञान होगा जो स्थायित्व होगा, वो रटंत नहीं होगा। और वो उनको हमेशा इस चीज को याद रहेगी, और जो भी आगे की हम उनके साथ क्रियाकलाप करेंगे वो कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा ज्ञान सृजन किया गया है वह उसकी बुनियाद होगा, उसी नींव के आधार पे ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में लेते हैं कि जैसे मान लिया हमने बच्चों के साथ संक्रियाओं पे कुछ काम कर रहे हैं, तो संक्रियाओं के अंतर्गत हमने जोड़ की अवधारणा पे कुछ बच्चों के साथ काम किया है, और हमने कुछ उनके दैनिक परिवेश के उदाहरणों को लेके हम उनके साथ संवाद कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें हैं, आप बाजार गए, चार चीजें खरीदी, उसी तरह की आपने पांच चीजें और इसमें खरीदी, दोनों कितनी चीज हो गई। तो वो आसपास की चीजों को उदाहरण लेते हैं, तो संक्रियाओं वाले जो सवाल है बच्चे समझ रहे होते हैं। आगे जब हम इसी में गुणा पे जाते हैं और लगातार इस पे हमने काम कर किया हुआ है, तो बच्चे भी समझ जाते हैं, हाँ इस बार बार को मिलाने वाली जो क्रिया है ये जोड़ना भी है, और बार बार उसी चीज को करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गुणा की अवधारणा को भी इनसे स्पष्ट कर पाते हैं। एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 के अंतर्गत शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इसके संदर्भ में कुछ बातचीत करते हैं। शिक्षक बच्चे को रुचिपूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। यहाँ रुचिपूर्ण से आशय है एक बच्चे की आनंददायी शिक्षा की बात हो रही है, कि हम बच्चे को यह कैसे सुनिश्चित करा सकें कि वह आनंददायी शिक्षा को, मतलब उसको मजा आ रहा है शिक्षा को प्राप्त करने में। यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है कि जो भी हम बच्चों के साथ गतिविधियों का निर्धारण कर रहे हैं, वह गतिविधियों का निर्धारण हम बच्चों को केंद्र में ध्यान में रख के करें। इसके साथ ही साथ कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण कार्य में संलिप्त नहीं होगा। अध्याय 4 के अंतर्गत जो आरटी में अध्याय 4 के अंतर्गत जो बातचीत की गई है, उसके अंदर स्पष्ट कहा गया बात को रखा गया है कि विद्यालय कार्य दिवस या किसी भी प्रकार कार्य दिवसों में शिक्षक निजी ट्यूशन आदि का उपयोग नहीं करेंगे। प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण। यहाँ आशय यह है कि हम निरंतर बच्चों का मूल्यांकन करते रहेंगे। जो भी हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया है उनको हम बच्चों के साथ उसमें सतर्कता बनाई रहे। और सबसे महत्वपूर्ण यह चीज है कि हम जो भी बच्चों के साथ ये मूल्यांकन की क्रियाविधि कर रहे हैं, उसके बाद जो हमें परिणाम मिल रहा है, उस परिणाम के आधार पे हम बच्चे को शिक्षण जो भी उसका अधिगम है उसको आगे वृद्धि करने के लिए, संवर्धन करने के लिए उसको आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके साथ ही साथ मूल्यांकन के दौरान जो भी जहां हमें लगता है कि हमारी द्वारा अपनाई गई गतिविधियों में कुछ अगर सुधार करने की आवश्यकता है, तो वह सुधार भी हम करेंगे। अगली बात यहाँ की निश्चित समय सीमा में पाठ्यक्रम को पूरा करना। जो भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है वह एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपके उसको पूरा करना है बच्चों के साथ, और हमें इसका एक आगे चल के प्रमाण पत्र भी बच्चे को देना होता है। शिक्षण विधा में नवाचारों का प्रयोग करना। हम बच्चों के साथ आज हम जिस परिवेश में हैं, अलग अलग संदर्भों में चीजों में बहुत निरंतर बदलाव हो रहा है। वो बदलाव बच्चे भी महसूस करते हैं, एज शिक्षक हम भी महसूस करते हैं, और हमें उन बदलावों के साथ उनको अपने नवाचारों में शामिल करना। आज हम देख रहे हैं कि जैसे आईसीटी का प्रयोग कितना बढ़ता जा रहा है। अब उस आईसीटी का प्रयोग हम कैसे अपने शिक्षण प्रक्रिया में करें, नवाचारों के रूप में कर पाए, जिससे बच्चों के साथ जो भी हम गतिविधियां अपना रहे हैं उस गतिविधियों को करने में हमें भी सहजता हो, और बच्चों को उस गतिविधियों को स्वीकारने में और गतिविधियों को का परिणाम देने में बच्चों को भी सहजता हो। अच्छा शिक्षण के दौरान बच्चों के ज्ञान अनुभव को शामिल कर अपनी शिक्षण योजना का निर्माण करना। हाँ, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे जब विद्यालय में आते हैं और एक अथाह अपने साथ ज्ञान का भंडार, अपने अनुभव सुनना बोलना के रूप में लाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सुनना बोलना के साथ पढ़ने का भी थोड़ा बहुत अनुभव लाए होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सुनना बोलना पढ़ना लिखना की कुछ बारीकी चीजों के साथ विद्यालय आते हैं। यह चारों तीनों चीज बताती है कि हमारे विद्यालय में, हमारे कक्षा कक्ष में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी कितनी विविधतापूर्ण स्तर होगा। चाहे उनके ज्ञान की बात कर लें, चाहे उनके पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि की बात कर लें, ये विविधता का स्तर हमारे विद्यालय, हमारे कक्षा कक्ष में भी है। तो जाहिर सी बात है, हम जब कक्षा शिक्षण का संचालन करेंगे तो हम बच्चों के ज्ञान और उनके अनुभव जो भी उनके साथ हमने लिया हुआ है उसके आधार पे उनको हम
उनसे संवाद करेंगे, उनको संज्ञान में रख के ही हम अपनी योजना का निर्माण करेंगे। अगर हम बच्चों के साथ किसी विषय पे काम कर रहे हैं तो यह ध्यान में रखेंगे कि बच्चे की जो भी हम शिक्षा अधिगम योजना हमारी है, उससे बच्चों में पूर्व बच्चों का ज्ञान का स्तर क्या है, हाँ, और इसके साथ स्तर क्या है, और हम कक्षा संचालन में उसका हम किस प्रकार से उसका आकलन करने वाले हैं, जिसके आधार पर हम आगे की अपनी शिक्षण योजना भी संचालित करेंगे। बच्चों के साथ निर्देश के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। इस पंक्ति का विशेष रूप से यह आशय है कि हम जब भी इस चीज में ध्यान रखें, हम बच्चे के साथ संवाद कर रहे हैं अपनी कक्षा शिक्षण में, तो हमारी भूमिका शिक्षक के रूप में तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ हम बातचीत करें तो हम बच्चों के लिए एक दिशा प्रेरक हैं, मेंटर के रूप में है, जो उनको हम उनकी समस्याओं को पहचानते हुए उनको हम आवश्यक सुझाव के साथ, आवश्यक बिंदुओं के साथ कि उनको हम दिशा दे पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे ऐसे करना है, और बच्चे उस चीज को कर रहे हैं। इसके लिए हम उनको निर्देश कम से कम, बल्कि उनके साथ संवाद है, उनके साथ उनके अवलोकन प्रक्रिया में करें, उनके अनुभवों का प्रयोग कर, उनका अनुभवों को शामिल करते हुए करें, और आदि जो भी गतिविधियां हमारी हैं उनके साथ प्रत्येक बच्चे को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का सम्मान करना है। हमने ऊपर अपनी अभी बातचीत की, यह समझने की कोशिश की, चाहे वो शैक्षिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, विविधताओं का बड़ा असीम क्षेत्र है हमारे राष्ट्र में, और वही विविधता का चीजें हमें अपने विद्यालयों में भी देखने को मिलता है। तो एज अ शिक्षक हमें इस चीज को स्वीकारना होगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं जब हम बच्चों को सम्मान देंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी बातों को भी रुचिपूर्ण सुनेंगे। और अच्छे से आपने भी इस चीज को सुना होगा कि सम्मान देंगे तो सम्मान हम पाएंगे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सम्मान सभी का अधिकार है। बच्चों के सीखने के विविध प्रकार के अवसर उपलब्ध कराना, हम बच्चों के साथ जो भी गतिविधियां अपना रहे हैं उन गतिविधियों में इतनी तरह की विविधता हो कि बच्चों को सीखने का आनंद मिले, और अलग अलग तरह का कभी स्कूल के बाहर, कभी उनके साथ शैक्षिक भ्रमण के साथ हम उनको अलग तरह का एक्सपोजर दे सकते हैं। कक्षा कक्ष में छोटे छोटे समूह में काम करने का या बड़े समूह में काम करने का अवसर दे सकते हैं। एनसीएफ 2005 एवं आरटी 2009 के अंतर्गत कक्षा कक्ष प्रक्रिया में हमारी किस प्रकार का दृष्टिकोण होगा। बच्चों को सतत रूप से अपनी बात कहने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिए। जब हम बातचीत करते हैं कि प्रत्येक बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, प्रत्येक बच्चे की अपनी अंतर्निहित क्षमता होती है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के संवाद करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जो उनके अंदर प्रश्न बन रहे हैं वो भी अलग अलग तरीके बन रहे हैं। अगर उन प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का त्वरित समाधान हमने नहीं किया, समाधान से आशय हम उसका उत्तर देने से नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम यह अवसर थे कि वो बड़े समूह में, छोटे समूह में बच्चे अपने प्रश्नों को, अपनी बात को अच्छे से कह सकें। और कहीं ना कहीं हम सब मिलके, मतलब एज शिक्षक, बच्चे सब मिलके उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढे कि क्या हो सकता है। बच्चों को अधिक से अधिक समूह और जोड़ों में कार्य करने का अवसर दें। हम जो भी बच्चों के साथ संवाद शैली करके या अभ्यासकार के रूप में जो भी काम कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, तो बच्चों के छोटे छोटे समूह बना लें, उनको जोड़े में काम दें, व्यक्तिगत रूप से भी दें, लेकिन व्यक्तिगत से ज्यादा प्रभावी सीखना हमारा जोड़ों में और समूहों में पठन कार्य होता है या शिक्षण कार्य होता है। उनके परिवेश से जुड़ी हुई चीजों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बनाना, जो भी उनके परिवेश में चीजें, जब भी हम कोई उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमारे लिए, चाहे वो भाषा का कोई भी विषय हो, जो भी हम उदाहरण ले रहे हैं, अगर हम उस उदाहरण में बच्चे की परिवेश परिवेश से जुड़ी हुई चीजें लेते हैं, परिवेश से आशय जिससे बच्चे भलीभांति परिचित हो, और कहीं ना कहीं कोई उससे जुड़ी घटना उनके संदर्भ में हो। जैसे मान लीजिए भी हमारे पाठ्य पुस्तक में कोई मेले की थीम पे हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं, और अगर हम इस मेले का पाठ पढ़ने से पहले बच्चों के साथ उनके गांव में, आस पड़ोस में कोई मेले पे, मेला जो लगता है उस पर उनसे संवाद कर ले, तो कहीं ना कहीं थीम पे बच्चों का जुड़ाव होगा। और जो भी उस मेले की चैप्टर में चीजें आ रही होंगी, संवाद आ रहे होंगे, बच्चे अपने आप को रख के देखना शुरू करेंगे कि हाँ, मेरे मेले में, मेरे गांव में जब मेला लगता है तो यही चीज तो होती है। अगर मदन ने ऐसा किया था
मैं भी तो वही चीज करता हूँ, मैं भी वैसे ही खरीदता हूँ। अब आपस में वो चिंतन प्रक्रिया करते हुए मतलब जुड़ाव होता है और मजा आता है उसको सीखने में भी, पाठ को पढ़ने में भी। अगली बार जब वही पाठ दोबारा सुनता है तो बहुत रुचि लगा के उसमें शामिल होता है। कक्षा कक्ष में संचालित गतिविधियों को बाहरी परिवेश से जोड़ना, उनके परिवेश को उनके शिक्षण अध्ययन का हिस्सा बनाना, उनके साथ उपयोग में लाए जाने वाली शिक्षण प्रविधियां शिक्षक और बच्चों दोनों को ही सशक्त करती हैं। इस बात को हमें स्वीकारना चाहिए कि हम जब बच्चों के साथ विविध तरीके से जो भी तरीका अपनाते हैं, वो खाली बच्चों को ध्यान में रख के ही नहीं, हम अपने आप को भी एज शिक्षक अपने आप को भी सहज करने के लिए भी है। सहज करने से आशय मेरा ये नहीं आशय यह है कि जब हमारी कक्षा कक्ष में विविध प्रकार का अवसर है, विविध शैक्षिक अधिगम वाले बच्चे हैं और सभी को हमको साथ लेके चलना है, तो ये प्रविधियां, ये तरीके, ये गतिविधियां हमें मदद करते हैं बच्चों के साथ शिक्षण कार्य करने में, बच्चों की रुचि जागृत करने में। अ, शिक्षण अभ्यासों व गतिविधियों में विविधता व चुनौतियों का एक संतुलन होना चाहिए। यहाँ पे आशय यह है कि हम जब भी बच्चों के साथ कोई हम चुनौतियां गतिविधियां अपना रहे हैं, तो वो इतनी सहज भी ना हो, इतनी सरल भी ना हो कि बच्चे सहजता से उसको आसानी से कर लें। इसमें चुनौतियों का वह स्तर होना चाहिए जिससे लगे हम बच्चे पार कर सकते हैं, बच्चे से कर सकते हैं। अकेले नहीं कर सकते, जोड़े में करेंगे, जोड़े में नहीं तो समूह में करेंगे, समूह में भी नहीं कर पाए तो चलो हम सब मिलके एक साथ करते हैं। जब चुनौतियां वो जब लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जुड़ाव, वो एक बार कोशिश करते हैं, दो बार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो चुनौतियां नहीं कर पाते, वो उससे बोर होने लगते हैं या उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने का काम करते हैं। उनके कार्यों का निरंतर मूल्यांकन व उसका रिकॉर्ड रखना। हम बच्चों के साथ जो भी अपनी गतिविधियां अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मूल्यांकन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी क्लास में भाषा या गणित में जो भी गणित में 20 या 25 बच्चे हैं और उनके साथ हमने मूल्यांकन किया, तो कम से कम ये तो हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि मृणाल नाम के बच्चे को भाषा में कहाँ दिक्कत आ रही है, या गणित में कहाँ उसकी चुनौती आ रही है, या उसका सर्वोत्तम क्षेत्र के अनुकूलतम क्षेत्र कौन सा जा रहा है। इसका हमें एक आकलन तो हमारे पास होना चाहिए, और ये रिकॉर्ड के रूप में हो तो बहुत अच्छा है कि आने वाले समय में हम अभिभावक या एसएमसीओ के में विद्यालय परिषद समिति की बैठक में इस चीज को शेयर करेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ हाँ, हमारे विद्यालय, हमारी गांव के जो विद्यालय है वहाँ के बच्चों में ये अधिगम स्तर है, या उनकी ये पढ़ाई का उनका ये स्तर है, उनको भी अच्छा लगेगा जानने में। एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 के अंतर्गत हमने अभी बातचीत की बच्चे के संदर्भ की बच्चों को किस प्रकार देखा जा रहा है विभिन्न धाराओं में। इसी प्रकार से जब हम शिक्षक को किस प्रकार देखा जा रहा है, यहाँ शिक्षण विधा के बाद में देखें तो जो हमारे मुख्य विषय माने जाते हैं, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, इसके अंतर्गत एक क्या दृष्टिकोण रखा एनसीएफ में वो आरटी में इस चीज को ध्यान में रखा गया है कि सबसे पहले यह चीज मानी गई है कि भाषा के संदर्भ में कि बच्चों के साथ अधिक से अधिक उनकी घरेलू भाषा में कार्य हो। इसके साथ साथ भाषा शिक्षण केवल भाषा की कालांश तक सीमित नहीं होता। हम गणित की बात करें, चाहे सामाजिक विषय की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, जब हम पठन की बात करें, जब बच्चे को अच्छा से भाषा चीजें, लिखी हुई चीज समृद्ध रूप से पढ़ने में आती हैं, तो और पढ़ के समझने वाली चीजें अगर बच्चों के साथ हो रही होती हैं, तो गणित के अंतर्गत जो भी लिखा हुआ है या उसके साथ विज्ञान के अंतर्गत जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो वो तभी समझ में आएगा, तो तभी उसमें प्रक्रिया की भागीदारी प्रस्तुत कर पाएगा। और जो निरंतरता पढ़ाई की है, वह तभी बन पाएगी जब बच्चा भाषा में समृद्ध होगा, भाषा का कौशल उसके पास अच्छे से होगा। बच्चों में निरंतर पढ़ने की आदत का विकास करना और अलग अलग तरह के उनको अवसर उपलब्ध कराना। कक्षा शिक्षण में भाषा शिक्षण हेतु पर्याप्त अधिगम सामग्री, इसके लिए जैसे हमने अपने आरंभिक पठन कौशल के सत्र में इस समय बातचीत भी की थी कि किस प्रकार के हमारे पास बच्चों के लिए अधिगम सामग्रियां हो सकती हैं, वो वही प्रकार की सामग्रियों की यहाँ बातचीत की गई है कि कुछ रंगीन बच्चों के स्तर की कहानी की किताबें हों, कुछ इस तरह के रंगीन अभ्यास पत्रक उनके पास हों जिसको कर सकें, बड़ी चित्र वाली कहानियां हों, चित्रात्मक कहानियां हों, आदि आदि बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे पुस्तकालय या भाषा कॉर्नर के रूप में यहाँ पे होनी चाहिए। गणित के संदर्भ में जो बातचीत की गई है, वह बातचीत इस प्रकार से है कि पहले यह कोशिश की जा रही, मतलब माना गया है यहाँ पे, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 हो, चाहे आरटी 2009 हो, उसमें माना गया कि बच्चे
गणित विषय पे संवाद नहीं करते। इसका पीछे रीजन, जो कारण संवाद रखे गए हैं या उदाहरण दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं जो शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों के बीच में है। ये गणित विषय में भी लागू होता है और विज्ञान विषय में भी लागू होता है। वो शब्दावलियां बच्चों को थोड़ी जटिल लगती हैं। अब उन शब्दावलियों का हम बच्चों के साथ किस प्रकार एक उदाहरण के रूप में उनके साथ कार्य करें, जिससे बच्चे गणित विषय पे आनंद लें, मजे से लें और उस पर संवाद करते हुए आगे बढ़े। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम भाषा में अलग अलग तरीकों से संवाद कर लेते हैं, लेकिन गणित विषय पे संवाद हमारा उस तरह के संवाद से आशय है, उन शब्दावलियों का अधिक से अधिक प्रयोग हो, उनकी जो भी जटिलताएं आ रही हूँ, जटिलताओं पे उस पर संवाद बच्चे आपस में कर रहे हो, शिक्षक के साथ कर रहे हो। गणित शिक्षण इस प्रकार जो भी हो, हम बच्चों के साथ जो भी हमने पीछे बातचीत की कि जो भी हम बच्चों के साथ गतिविधियां अपना रहे हैं, उनमें एक संतुलन इस प्रकार से हो, चाहे वो मतलब कठिनाई का स्तर हो, चाहे उनकी सहजता का स्तर हो, एक संतुलन होना चाहिए। इसमें जो भी बच्चों में तर्क करना, चिंतन करना, अनुमान लगाना, मूर्त अमूर्त अवधारणाओं को समझना, समस्या की पहचान करना व उसके समाधान के लिए प्रयास करना, आज यह प्रारंभ हो सके। जब हम इस तरह की चीजों को रखेंगे तो बच्चों में गणित में या शिक्षण में या जो कौशल है विकसित होंगे। वैसे हमने भाषा के लिए अलग अलग तरह के अधिगम सामग्रियों की बातचीत की, या भाषा के लिए कॉर्नर की बात की। इसी प्रकार से गणित की मूर्त अमूर्त अवधारणाओं को समझने के लिए गणित कॉर्नर का होना प्रारंभिक स्तर पे तो बहुत जरूरी है। मतलब एक छोटी सी लैब टाइप की क्लास में हम हमारे विद्यालय में हो, जहाँ ज्यामिति की कुछ अलग अलग चीजें हो, या और भी बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट की मदद से बनाए गए टीएलएम्स हो, जहाँ बच्चे इसका उपयोग सहजता कर सकें और बच्चों की मूर्त अमूर्त अवधारणा को हम परिभाषित कर सकें, तो वह समझ सकें वास्तव में कि किस प्रकार से संख्याएं मूर्त रूप में दिखती हैं, किस प्रकार से अमूर्त रूप में बढ़ती जाती हैं, और वो बच्चे समझ सकें। विज्ञान के संदर्भ में बातचीत करें तो विज्ञान शिक्षण का केंद्र बिंदु स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा को शांत करना हो और उसे विषय परक बनाना है। जैसे हमने बातचीत की अभी की गणित के संदर्भ में, ऐसे ही बातचीत है यहाँ पे विज्ञान के संदर्भ में। धीरे धीरे विज्ञान की शब्दावलियां भी इतनी जटिल होती जाती हैं कि अगर उन शब्दावलियों को हम नहीं स्वीकार कर पाए, उनको नहीं समझ पाए, तो हमारे लिए समझना मुश्किल है कि मेरा विज्ञान विषय में ठहराव होगा कि नहीं होगा, यह एक प्रश्न रहेगा। और जब हम बातचीत करते हैं बच्चे के संदर्भ में, जो पिछले दृष्टिकोण की हमने बातचीत की, तब ये मानते हैं कि प्रत्येक बच्चे में अपनी एक अंतर्निहित क्षमता होती है और एक उनकी अपनी एक क्यूरियोसिटी भी होती है। तो यहाँ पे उनकी जिज्ञासा, विज्ञान हमारी जिज्ञासा को ही बढ़ाता है। हम जब नित्य में आगे चरण स्टेप स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारी जिज्ञासा भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है, हमारी परिकल्पना का स्तर भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। और जब ये हम उस विषय को ध्यान में रख के अपना एक बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर अपना माइंडसेट बनाते हैं कि हमें ऐसे काम करना है, विषय को ध्यान में रखता है, विषय के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा उसमें विषय में जुड़ाव बढ़ने लगता है। विज्ञान शिक्षण प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे आशय, कहने का आशय ये है कि हम जो भी विज्ञान विषय की बातचीत कर रहे थे उसके प्रगति को देख लें। जिस प्रकार से गणित में हम निरंतर अभ्यास सभी विषयों के लिए होता है, भाषा में भी अभ्यास की जरूरत होती है। ठीक है, चाहे हमें अगर पढ़ना है तो हमें निरंतर पढ़ना होगा, लिखना है तो हमें थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लिखने के प्रयास करने होंगे, तो ये हमारा लेखन कौशल बढ़िया होगा। गणित की संक्रियाओं की हम बातचीत करें तो जो भी इसमें चुनौतियां आती हैं, अलग अलग तरह के जो हमारे पास परिवेश में उदाहरण आते हैं, उन उदाहरणों को अगर समझना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा गणित अपने विषयों में प्रश्नों पे काम करना होगा। इसी प्रकार से विज्ञान के संदर्भ में कहा जाए तो विज्ञान को यदि समझना है तो हमें वास्तव में करके सीखना ही संभव है। क्यों? तभी वो अवधारणाएं हमारे समझ में आती हैं। और सबसे विज्ञान में जो हमारे चरण हैं, चाहे वो चरण वो भी हमें समझ में आते हैं कि किस प्रकार से हम चरण दर चरण विज्ञान को अपना हम देख पा रहे हैं। विद्यालय में विज्ञान शिक्षण हेतु प्रयोगशाला व संयोजित गतिविधि, प्रोजेक्ट सीट आदि हो, जिससे विज्ञान शिक्षण का वातावरण निर्माण संभव हो सके। जिस प्रकार से हमने भाषा गणित में बातचीत की, एक गणित कॉर्नर हो या आदि, किसी विषय को अगर हमें बच्चों के साथ संवाद करना है, या किसी भी हम अगर मान लीजिए प्रशिक्षण की बात कर लें, शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात कर लें, अगर उस तरह के संबंध संदर्भ सामग्री हमारे और शिक्षकों के बीच में नहीं होगी, तो क्या दोनों में आपस में एक संबंध स्थापित हो पाएगा? एक के पास भी सामग्री रही, चाहे वो
शिक्षक प्रशिक्षक के पास रह गई, शिक्षक के पास नहीं पहुंची, तो क्या शिक्षक को जुड़ाव होगा? शिक्षक को समझ में नहीं आएगा। जुड़ाव तभी संभव है जब दोनों के पास वो अध्ययन सामग्री हो, दोनों के पास ही वो संसाधन उपलब्ध हो, दोनों ही मिलके उस चीज को काम कर रहे हो। यही स्थिति हमारी कक्षा शिक्षण की भी होनी चाहिए। जब हम किसी भी टीएलएम का उपयोग कर रहे हैं, तो वो टीएलएम बच्चों के हाथ में भी होना चाहिए, वो भी महसूस कर सकें इसका कैसे कार्य करना है। हम खाली करके दिखाए और अलमारी में उसे पैक करके रख दें, यह गलत है। और यह बच्चे को मतलब विषय से नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ पाएगा। विषय से अगर हमें जोड़ना है तो हमें बच्चों के हाथ में वो सुंदर सामग्रियां देनी होंगी, और तभी उस विषय के लिए वातावरण का सृजन भी संभव है। अगर इसको हम दो कैटेगरी में देखें, प्राथमिक स्तर पे और उच्च प्राथमिक स्तर पे, जहाँ शुरुआती स्तर पे हम बात करते हैं ईवीएस से जोड़ के इसके विज्ञान को देखते हैं कि बच्चों को उनके आसपास के वातावरण में उपलब्ध वस्तुओं के माध्यम से उनमें अवलोकन, सूक्ष्म अवलोकन, खोज, संकलन करना, वर्गीकरण करना आदि गतिविधियों के सहयोग से ज्ञान निर्माण के अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हम जो भी बच्चों के साथ छोटे छोटे कुछ हम इस तरह के उनको प्रोजेक्ट कार्ड दें जिससे बच्चों को मजा आए कि, और जो इसके चरण हैं वो बच्चे समझ पाए। यहाँ पे साथियों मैं दो चीज पे आपकी बात कर रखना चाहूंगा कि मैंने एक शब्द यहाँ यूज किया, अवलोकन और सूक्ष्म अवलोकन। हम बच्चों का अमूल्यन क्या है कि अवलोकन का अवसर तो देते हैं, लेकिन जब वही चीज को हम दोबारा देखते हैं, गौर करके ध्यान से देख रहे होते हैं अपने आसपास की चीजों को, तो कहीं ना कहीं हम सूक्ष्म अवलोकन की अवधारणा को भी परिभाषित कर रहे होते हैं। और यहाँ हम बच्चे को यह बताते हैं कि किसी भी चीज को अगर हमें समझना है तो हमें वास्तव में इसका बारीक सूक्ष्म तरीके से अवलोकन करना होगा। छोटी सी छोटी चीजों को हमें अपने रिकॉर्ड में रखना होगा। ये एक निरंतर अभ्यास के साथ ही वो चीजें हमारे साथ डेवलप होती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर देखें तो विज्ञान की अवधारणा को प्रयोग पर ही आधारित होना चाहिए। इसमें अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण के साथ साथ अब यहाँ पे चीजों का विश्लेषण करना, अनुप्रयोगों के साथ अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने का अवसर करना और उस व्यवस्थित ज्ञान को प्रस्तुत करना, इसके लिए सुनियोजित तरीके से गतिविधियों, व प्रोजेक्ट व प्रयोगों की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जो इस संदर्भ में बातचीत है हमें समझना होगा कि आरटी एनसीएफ इस चीज को बहुत ही मुख्य रूप से कहा गया है कि जब हम अगर बच्चे के साथ आनंददायी गुणात्मकपूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एज ए शिक्षक यह जरूरत या कह ले यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चों के साथ जो भी डायलॉग कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वह इस प्रकार से हो कि बच्चे बिल्कुल निष्क्रिय बिल्कुल खुल के हमसे संवाद कर रहे हैं। और जहाँ पे हम भाषण विषयगत बात कर रहे हैं, तो आपस में जो विषयों की दीवारें हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ के खड़े हैं। बच्चे खुद अपने आप से निर्णय लें कि मुझे किस विषय में आगे काम करना है, अपनी रुचि को प्रस्तुत कर पाए। साथ ही इस संदर्भ में जो भी हमने बातचीत की गई, तो आरटी के अंतर्गत जो हमने पहले बातचीत की गुणात्मक शिक्षा के अंतर्गत या निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले, तो वो शिक्षा गुणात्मक कैसे दिखे, जहाँ एनसीएफ ने इस चीज को परिभाषित किया था। आज दोनों को इस संदर्भ में रख के हमें जानने की कोशिश की। इस संदर्भ में आपके जो भी सुझाव हों तो बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद।